हिंदी कहानी मुझे किस गुनाह की सजा मिली। अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी पूर्णतः एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। यदि यह कहानी किसी के वास्तविक जीवन से मेल खाती है तो यह महज एक संयोग है। आपने पिछले वीडियो में देखा कि विपिन से कल्पना की दूसरी शादी हुई और वह हनीमून के लिए मलेशिया चली गई। अब आगे। विपिन से मेरी दूसरी शादी हुई और मैं उसके साथ हनीमून के लिए मलेशिया चली गई। एक दूसरे में डूबे हुए 3-4 दिन तक तो हमें होश ही नहीं था कि हम कौन-सी दुनिया में हैं। क्योंकि एक तो विपिन बहुत ही रोमांटिक था और मैं जिसने अपने जीवन में पहली शादी के नाम पर इतना बड़ा धोखा खाया था। अब विपिन के प्यार पाकर मैं दुनिया जहान भूल गई थी। लेकिन मेरे जीवन के रास्ते इतने भी सीधे नहीं थे, बहुत ही टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों से होकर गुजरना था। एक दिन मैं वॉशरूम से नहाकर निकली, तो मुझे लगा कि जल्दी से विपिन ने अपना मोबाइल बंद कर दिया, जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रहा हो। मैंने कहा, "क्या हुआ विपिन? ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो।" तो वह जोर से हँसने लगा, लेकिन मुझे उसकी वह हँसी स्वाभाविक नहीं लगी। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ कि जैसे वह किसी से चैटिंग करता है और मेरे आते ही मोबाइल बंद करके साइड में रख देता है। मैंने पूछा कि किससे बात कर रहे हो? उसने कहा दोस्त से। तो मैंने कहा तुम्हारा कोई दोस्त है तो मेरे सामने भी उससे बात कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विपिन ने कहा कि मेरा एक दोस्त नहीं है, बल्कि मेरे दोस्तों का पूरा ग्रुप है। मैंने कहा लेकिन हमारी शादी में तो उनमें से कोई नहीं आया था। तो विपिन ने कहा, हमारी शादी तो बहुत जल्दीबाजी में हुई थी। हम इतनी जल्दी जगह का इंतजाम नहीं कर पाए कि जहाँ पर मैं सबको बुलाता। मैंने कहा, जल्दी तो तुमको ही थी विपिन। विपिन ने हंसते हुए बात टालने के लिए कहा, हाँ, मुझे डर था कि मुझसे पहले कोई और ही तुम्हें उड़ा ना ले जाए। मैं हंसकर उसके सीने से लग गई। अपने हनीमून की इन्हीं अच्छी यादों के साथ हम वापस दिल्ली आ गए। हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो विपिन के बहुत से दोस्तों ने पूरे जोर शोर के साथ हमारा वेलकम किया। बारी बारी सब मुझसे गले से मिलने लगे और विपिन से भी। पहली बार इस तरह से इतने लोग मुझसे गले मिल रहे थे। मैं थोड़ा शर्मीली सी लड़की थी, इसलिए मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। न्यू ईयर पर विपिन के दोस्तों ने हमारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। पार्टी को लेकर मैं थोड़ा परेशान थी, क्योंकि मैंने विपिन के दोस्तों को एयरपोर्ट पे देख लिया था कि वह कितने खुले स्वभाव के हैं और मैं सबके सामने ओपन नहीं हो पाती थी। आज हमें पार्टी में जाना था और आज विपिन सवेरे से ही अलग ही मूड में था। वह भी सुबह फेशियल वगैरह करा कर आया था और बहुत जोश में था। शाम को मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई। आज मैं बहुत सुंदर लग रही थी। बार-बार मुड़कर खुद को आईने में देखती और अपने रूप पर खुद ही न्यौछावर हो जाती। विपिन ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और अपनी बाहों में भरकर बोला, "मेरी आँखों में अपने रूप को देखो जाने मन, वरना मेरी जान को तुम्हारी नज़र लग जाएगी।" मैंने भी इतरा कर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, फिर तो तुम भी मेरे सनम को मेरी ही आँखों में देखो, वह भी किसी से कम थोड़े ही है। विपिन गहरी साँस लेकर मेरे करीब आया। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, मेरी लिपस्टिक फैल जाएगी। उसने मुस्कुराकर मेरे गालों को चूम लिया और मेरे कान में बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोला, बस करो, वरना हम पार्टी में नहीं जा पाएँगे। उसकी इन्हीं अदाओं पर तो मैं फ़िदा थी। आज हम जा रहे थे तो विपिन गाड़ी में बैठा कुछ गुनगुना रहा था और मुझसे बोला, तुम देखना मेरे दोस्तों के साथ कितना मजा आता है। यह मेरे बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हम सब आपस में एक दूसरे से बहुत ओपन हैं। यहाँ तक कि उनकी बीवियां भी एक दूसरे के साथ मिलने में कोई हिचक नहीं करती। बिल्कुल गहरे दोस्तों की तरह हम सब आपस में मिलजुल कर पार्टी करते हैं। तुम भी सबके साथ घुल-मिल जाओगे, तो तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा विपिन, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं थोड़ी शर्मीली स्वभाव की हूँ। दूसरे पुरुषों के साथ इस तरह से खुलकर हँसी-मज़ाक करना मेरे स्वभाव में नहीं है।
शायद मैं ऐसी ही हूँ। खैर, हम फार्म हाउस पहुंच गए। फार्म हाउस दिल्ली से बाहर था। जैसे ही हम हॉल में दाखिल होने लगे, तो एक लड़की बाहर खड़ी थी। उसने कहा कि मैडम सैंडल यहीं उतार दीजिए। मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि साड़ी में बिना सैंडल के तो मैं चल ही नहीं सकती थी। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी पार्टी में जाने से पहले कोई हमारी सैंडल उतरवा रहा है। मैंने बिपिन से पूछा, तो उसने कहा, इनका कोई सरप्राइज होगा, उतार दो। हमने हॉल में प्रवेश किया तो हॉल धीमी रोशनी से सजा हुआ बहुत सुंदर था। रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। हमारा बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। विपिन ने सबसे मेरा परिचय कराया। सबने मेरे कपड़ों और मेरी सुंदरता की खूब तारीफ की। पार्टी शुरू हुई। मेरे पास विपिन का एक दोस्त ड्रिंक लेकर आया, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ड्रिंक्स नहीं लेती हूँ। तो उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? फ्लाइट लेकर विदेशों में जाती हो, तो ड्रिंक कैसे नहीं लेती हो? मैंने कहा कि जरूरी तो नहीं है कि सभी पायलट ड्रिंक्स लेते हों। मुझे पसंद नहीं है, मैं जूस ले लूंगी। थोड़ी देर में विपिन की एक फ्रेंड मेरे लिए जूस लेकर आई। मैंने जूस पीना शुरू किया। अब म्यूजिक थोड़ा तेज हो गया था और सभी डांस फ्लोर पर आ गए थे। जाने क्यों मुझे हल्का हल्का सा सुरूर आ रहा था। विपिन ने मेरा हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर आ गया। हम एक दूसरे की बाहों में कैद होकर धीरे धीरे थिरकने लगे। थोड़ी देर में मेरी निगाह गई, तो वहां विपिन के सारे ही दोस्त आपस में एक दूसरे की बीवियों के कमर में हाथ डालकर डांस कर रहे थे। एक दो लोगों ने मुझे भी ऑफर किया। विपिन ने इजाजत दी, लेकिन मैंने बहुत ही शालीनता से मना कर दिया और विपिन के साथ डांस करती रही। जो लेडी मेरे लिए जूस लेकर आई थी, मेरा जूस खत्म होते ही उसने एक एक करके मुझे 2 गिलास जूस और पिला दिया। अब मुझे जूस पीना और डांस करना दोनों ही अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे थकान और हल्की-हल्की सी नींद आने लगी, जिसके कारण मैं सोफे पर बैठ गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपना सिर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। विपिन ने कहा कि थक गई होगी, चलो तुम्हें रूम में चलकर लिटा देता हूँ। थोड़ी देर रेस्ट कर लोगी तो ठीक हो जाओगी। हम लोगों को आज की रात वहीं रुकना था। सबके लिए रूम्स रिजर्व थे। इसलिए मुझे लेकर विपिन एक रूम में आ गया, जहां मेरा सामान पहले से ही पहुंच चुका था। मैंने देखा कि मेरी एक सैंडल भी वहीं पर रखी हुई थी। विपिन ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया, मेरे ऊपर कंबल डालते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, मैं यहीं बैठा हूँ। ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं लगा। मेरी आंख खुली तो विपिन मुझे उठा रहा था। मैं उठ नहीं पा रही थी, तो उसने मुझे जोर से उठाकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, उठो कल्पना, क्या रात भर सोकर ही बिता दोगी? लेकिन यह क्या? मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे 440 वोल्ट का झटका मेरे पूरे शरीर को झंझना गया। मैंने जोर का धक्का मारा और दूर जा खड़ी हुई। 1 मिनट में मेरा नशा गायब हो गया था। कमरे में हल्की रोशनी थी, फिर भी मैंने देखा कि मेरे पास बैठा हुआ आदमी विपिन नहीं है। मैंने लाइट ऑन की। अभी भी मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विपिन कहाँ है? उसने कहा, कल्पना, मैं संदीप हूँ, विपिन का फ्रेंड। शाम को पार्टी में मैं तुम्हारे साथ ही था और विपिन किसी दूसरे रूम में होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? संदीप ने मुझसे कहा, कल्पना शांत होकर बैठ जाओ। मेरी समझ में सब आ गया है। विपिन तुम्हें धोखे से यहाँ ले आया। हमारे रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं बताता हूँ, तुम्हें सब क्लियर करता हूँ। आज की पार्टी में हम एक गेम खेल रहे थे, इसलिए तुम लोगों की सैंडल बाहर ही उतरवा ली गई थी। फिर सभी लड़कों की आंख में पट्टी बांधकर हमसे एक सैंडल उठाने को कहा। लड़कियों की एक ही सैंडल वहां रखी गई थी। जिस लड़के के हाथ में जिस लड़की की सैंडल आई, आज की रात उसे उसी लड़की के साथ गुजारनी थी। मेरे हाथ में तुम्हारी सैंडल आई और मैं कमरे में पहुंचकर जब तुम्हें देखा तो खुशी से झूम उठा।
कि आज की पार्टी का लकी पुरुष मैं था। एक बार कोशिश करके देखो कल्पना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत ही नया और बिल्कुल अलग ही मजा देने वाला गेम है यह। मैंने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। वह थोड़ा सहम गया। फिर अपने को सही साबित करने के लिए बोला, विपिन ने तुमसे छुपाया, जबकि पहले भी वह अपनी कई सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ ऐसी पार्टियों में शामिल होता रहा है। जब तुम्हारी शादी तय हुई थी, तब भी विपिन बहुत खुश होकर सबको बता रहा था कि कल्पना बहुत सुंदर, एक मॉडर्न और अच्छी सैलरी पाने वाली लड़की है। मेरी तो लॉटरी ही लग गई है। अब मेरे दिन फिरने वाले हैं। यह सब सुनकर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे शरीर से पूरी शक्ति ही निचोड़ कर निकाल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि विपिन ने ही मेरे जूस में शराब मिलाकर धोखे से मुझे पिला दिया है। उसने सोचा होगा कि एक बार मेरे साथ सब कुछ हो जाएगा, तो मैं उसका विरोध नहीं कर पाऊँगी या मुझे भी अच्छा लगे। विपिन से शादी के पहले मैं कुँवारी थी, शायद उसको इसका भी विश्वास नहीं था। लेकिन मेरे परमात्मा ने मुझे आज बचा लिया। आज मुझे फिर बड़ी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। किसको बताऊँ कि इस एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में धोखा हुआ। एक बार फिर मेरी किस्मत ने मेरे साथ छल किया। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? एक कहावत है कि जब रखवाला ही खेत को खाने लगे, तो बेचारा खेत क्या करे? मेरा हाल वही था कि मेरा पति ही मेरी इज़्ज़त का लुटेरा बन गया। मैं बैठकर रोने लगी। संदीप ने मुझे तसल्ली देना चाहा, लेकिन मैंने कड़ाई से हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उस समय भोर के 4 बज रहे थे। थोड़ी देर रुक कर मैंने उबर बुलाई और दीदी के घर आ गई। दीदी को पकड़कर मैं फूट-फूट कर रोने लगी। उनको सारा हाल सुनाया। मैंने दीदी से कहा, "मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी। यह अपराध है। इन लोगों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए।" तो दीदी ने कहा, "इतनी जल्दी फैसला नहीं करते। पहले मुझे विपिन से बात कर लेने दो। हो सकता है उसे इसके बारे में कुछ पता ना रहा हो।" दीदी ने विपिन को फ़ोन करके घर आने के लिए कहा और उसके साथ माता-पिता को भी फ़ोन करके अपने घर बुला लिया। विपिन शाम को दीदी के घर पहुँचा। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसके मम्मी-पापा भी आ रहे हैं। पहुँचते ही वह मेरे पैर के पास ज़मीन में बैठ गया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा, "कल्पना मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि यह सब कुछ पार्टी में होने वाला है। मेरे दोस्त मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। मुझे नहीं पता था कि उनका सरप्राइज़ ऐसा है, नहीं तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर बिल्कुल नहीं जाता। मैंने फैसला कर लिया था कि विपिन से कोई भी बात नहीं करूँगी। मुझे इतना दुःख और क्रोध था कि मैं बात करती तो शायद आज मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाता। दीदी ने कहा कि विपिन, तुम्हारे दोस्त ने बताया तुम पहले भी ऐसी पार्टियों में जाते रहे हो। उसने अपने मम्मी-पापा की कसम खाई कि मैं पहले कभी नहीं गया। मेरा दोस्त झूठ बोल रहा था। मेरे सास-ससुर बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। मेरी सास लगातार रोई जा रही थी और हाथ जोड़कर कह रही थी, "विपिन की ओर से मैं माफ़ी माँगती हूँ। बेटा, इससे जो गलती हुई उसके लिए उसे माफ़ कर दो। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए।" वह भी मेरे पैर के पास बैठकर रोने लगी। मैं एक अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। अपनी सास का रोना और मेरे पैरों के पास बैठना मुझसे देखा ना गया। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उनके पैर छूकर कहा कि मम्मी जी, आप ऐसा ना करें प्लीज़। आप क्यों माफ़ी माँगती हैं? आपने क्या गलती की है? लेकिन वह रोती रही। बहुत सारी बातों के बाद दीदी और मम्मी जी, पापा जी ने यह फैसला किया कि मैं विपिन के साथ उसके घर जाऊँगी, उसे एक मौका दूँगी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने का। अब विपिन का व्यवहार पूरी तरह से वैसा नहीं था, जैसा शादी के समय मेरे साथ था। मुझसे बातें करता था, साथ भी रहता था, लेकिन पहले जैसा हरदम प्यार का इज़हार नहीं करता था। मैं भी फ्लाइट पर जाती, पायलट की ज़िंदगी काफ़ी व्यस्त होती है, तो मैं भी अपनी नौकरी में व्यस्त थी और विपिन अपनी नौकरी में व्यस्त था। एक दिन अचानक से मुझे बहुत ज़ोर का चक्कर आया और मैं घर में ही बेहोश हो गई। बिल्डिंग में ही एक डॉक्टर रहते थे,
विपिन ने फ़ोन करके उन्हें बुला लिया। चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं खुशी से पागल हो रही थी। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे, लेकिन विपिन के चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। वह हक्का-बक्का सा मुझे देखता रहा। डॉक्टर ने दवाइयों का पर्चा और ढेर सारी हिदायतों के साथ कि मुझे आराम करने की सलाह देकर चले गए। उसके बाद विपिन मेरे पास आया और बोला, देखो कल्पना, मैं भी बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी हमने अपनी जिंदगी में ठीक से कुछ कमाया नहीं है। हमने घर नहीं बनाया और अपना भविष्य मजबूत नहीं किया है। कुछ पैसे नहीं जमा किए हैं, इसलिए अभी हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते। मुझ पर कोई असर न होते देखकर उसने पैतरा बदला और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अभी हमने ठीक से अपनी शादी भी एंजॉय नहीं की है जाने मन, मान जाओ ना प्लीज। मैं बिल्कुल सन्नाटे में आ गई थी। इस समय मेरी उम्र 35 वर्ष थी और विपिन भी लगभग 37 साल का था। मैं सोच में पड़ गई, यह कैसा आदमी है। हम दोनों अच्छी नौकरी में हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन इसे बच्चा नहीं चाहिए। आखिर क्यों? मेरे मन में फिर उसके व्यवहार को लेकर शंका उठने लगी। मैंने साफ-साफ कह दिया, मुझे यह बच्चा चाहिए। मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानूँगी। मैं इस बच्चे को पैदा करूँगी। हमारी बहुत तेज नोक-झोंक हुई। वह बहुत गुस्से में अपने 2 सेट कपड़े लेकर घर से चला गया। मैंने फ़ोन करके अपनी मौसी को बुला लिया था। दीदी को भी सब फ़ोन करके बता दिया था। मैं दीदी के घर नहीं गई। बार-बार दीदी को ही कितना परेशान करती। दीदी मुझसे मिलने आईं और वहीं से उन्होंने विपिन को फ़ोन किया। तुम मेरे घर से क्या कहकर कल्पना को यहाँ लाए थे और अभी तुम क्या कर रहे हो? दीदी ने सख्त लहजे में विपिन को बुलाया। शाम को वह घर आया। दीदी ने उसे बहुत समझाया कि घर और पैसा इकट्ठा होता रहेगा। तुम्हारी उम्र ऐसी है कि बच्चा भी पैदा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कल्पना की उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी तो डिलीवरी में बहुत रिस्क हो जाता है। खैर, बात सुलझ गई और दीदी चली गईं। मौसी मेरे साथ ही मेरी देखभाल के लिए रुक गई थी। अब विपिन बात-बात पर मुझसे झगड़ा करता और मौसी से भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। मैंने उसकी बात जो नहीं मानी थी। अब मैं भी विपिन की बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती और पहले जैसा बर्दाश्त नहीं कर पाती, बल्कि गुस्से में आकर उससे लड़ाई करती और एक दिन हम दोनों का गुस्सा इतना तेज हो गया कि विपिन ने मुझ पर हाथ उठा दिया। जब वह मुझे मारने लगा, तो मेरी मौसी दौड़कर बीच में आ गई और बोली, "तुम पागल हो गए हो? यह प्रेग्नेंट है, इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे?" विपिन की ने मौसी को जोर से धक्का दे दिया। फिर तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैंने भी विपिन को कसकर एक थप्पड़ जड़ दिया। मेरा धैर्य खो चुका था और कितना बर्दाश्त करती। एक बार मैंने अपने माता-पिता का अपमान चुपचाप सह लिया था, अब और नहीं। अब मैं बेबस और कमजोर लड़की नहीं थी। मौसी का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगी, तो वह दौड़कर हमें पकड़ने और रोकने की कोशिश करने लगा। हम जबरदस्ती जाने लगे। उसने कसकर मेरे पेट में एक लात मारी। मेरे पेट में जोर से दर्द उठा। मौसी किसी तरह से मुझे लिफ्ट के अंदर तक ले गई और हम वहां से अपनी जान बचाकर भागे और सीधे अस्पताल पहुंच गए। भगवान की दया से मेरा बच्चा और मैं दोनों ही ठीक-ठाक थे। मैंने फ़ोन करके हॉस्पिटल में ही पुलिस को बुला लिया था और विपिन के खिलाफ होम वायलेंस की रिपोर्ट लिखा दी थी। दीदी भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। कुछ देर में विपिन अपने मम्मी-पापा के साथ पहुंचा। अस्पताल में हम कोई सीन नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर कहा कि दीदी विपिन को इस कमरे से बाहर निकाल दो। मेरी सास फिर मुझे समझाने लगी कि बेटी, विपिन दिल का बुरा नहीं है, लेकिन जब गुस्सा उसके सिर पर सवार होता है, तो कुछ नहीं सोचता। मैंने कहा, ऐसा नहीं है मम्मी जी, जब गुस्सा उसके सिर पर सवार होता है, तो वह राक्षस बन जाता है। वह बोली, ठीक है, हम इसे नहीं आने देंगे। लेकिन तुम शांत रहो। मेरे घर में पहली बार कोई खुशी आ रही है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने कुछ नहीं बोला। अस्पताल के बाहर दीदी, मौसी, विपिन और मेरे सास-ससुर की बातचीत हुई।
विपिन ने सारा दोष मेरे और मौसी के सिर पर मढ़ दिया। उसने कहा कि यह बहुत जोर-जोर से गुस्सा होकर उसके ऊपर चिल्लाती है और मैंने उसे मारा भी है और इसकी मौसी भी मुझे मारने दौड़ी थी। एक बार की तलाकशुदा लड़की के बारे में सब कुछ जानकर भी लोग उसे पूरी तरह से निर्दोष नहीं समझ पाते। खैर, किसी तरह से समझा-बुझा कर फिर मैं अपने घर आ गई। अब मेरी सास मेरे साथ रह रही थी और मौसी अपने घर वापस चली गई थी। मेरी सास मेरी बहुत देखभाल करती, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मेरे बेटे का जन्म हुआ, विपिन घर में नॉर्मल रहने लगा। कभी-कभी हमारी तकरार होती, लेकिन मार-पीट तक नौबत नहीं आती। मम्मी जी मुझे शांत कर देती और विपिन को भी डांट कर दूर हटा देती। मम्मी जी मेरे बेटे की और मेरी बहुत अच्छी तरह से सेवा की। 6 महीने बाद मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन मम्मी जी मेरे साथ ही रहकर मेरे बेटे को संभाल रही थी। बेटा 5 साल का हुआ तो मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई। मेरी एक बेटी पैदा हुई, मैंने एक फुल टाइम मेड रखी थी। पापा जी की तबीयत खराब थी, तो मम्मी जी गाँव चली गईं। इस बीच मौसी का भी देहांत हो गया था और फिर विपिन ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया। वहीं पर वह एक कमरा लेकर रहने लगा और फ्राइडे को घर आता था। अब वह खुलेआम अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ करता था। मुझे कभी ले जाने की बात नहीं करता था। मैं अपने बच्चों और अपनी नौकरी में व्यस्त थी, लेकिन मेरा और विपिन का पति-पत्नी का रिश्ता कायम था। कभी-कभी वह मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती भी करता, मैं मना नहीं कर पाती। अब घर के खर्च में पैसा देना उसने धीरे-धीरे बहुत कम कर दिया था। मेरी अच्छी खासी कमाई थी, इसलिए मुझे पता नहीं चलता था और घर का सारा खर्च मैं उठाती थी। बच्चे विपिन से बहुत प्यार करते थे। कई बार तो वह बच्चों को बुरी तरह से डाँट कर भगा देता था। खाने की कोई चीज़ ले आता तो उनको नहीं देता, कहता अपनी मम्मी से माँग लो। लेकिन बच्चे फिर भी उसके पीछे-पीछे लगे रहते। उसके आने की राह देखते रहते। इसी के साथ मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। हमारी लड़ाइयाँ भी बढ़ने लगी थी। वह शुक्रवार को आता, फिर भी मैं उसके कमरे में ना सोकर अपने बच्चों के साथ सो जाती। वह रात में कमरे में आकर ज़बरदस्ती से मुझे बिस्तर से उठाकर अपने कमरे में ले जाता। मैं बच्चों के जाग जाने के डर से छटपटा कर रह जाती, लेकिन कुछ न बोलती। बगल के कमरे में मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता, एक तरह से अपनी पत्नी के साथ ही रेप करता। लेकिन इतना पढ़ी-लिखी और मॉडर्न होकर भी मैं अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं कोशिश करती रही कि मेरे बच्चों के आगे मम्मी-पापा के रिश्ते की असलियत ना खुल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि इलास्टिक को भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खींचे, तो वह भी ढीली हो जाती है। बस वही स्थिति मेरे साथ हुई। धीरे-धीरे उसके लिए मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोमल भावना नहीं बची। अब मैं बहुत मजबूत हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि मैं अपने बच्चों को सँभाल लूँगी। उसने बच्चों की फीस भरना भी बंद कर दिया था। उसकी मौज-मस्ती और बढ़ने लगी थी। पहले वह साल भर में 1 बार विदेश का टूर करता था और अब 2-3 बार जाता। धीरे-धीरे उसकी सारी असलियत मेरे सामने खुलने लगी। वह किसी ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा था जिसमें लड़कियां भी थीं और कुछ तो ऐसी लड़कियां थीं जो पैसे लेकर 10-15 दिन के लिए उसके साथ विदेश टूर पर उसकी पार्टनर बनकर रहती थी। अब मुझे उसके स्पर्श से भी नफ़रत हो गई थी। मैं उसका साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा और कितना सह सकती हूँ। वैसे भी वह घर में मेहमान की तरह बस हफ्ते में 2 दिन के लिए आता था। कभी-कभी तो वह भी नहीं। वह विदेश से लौटा था। यह मुझे पता चल गया था और यह भी पता चल गया था कि जहाँ उसने फ्लैट ले रखा था, वहाँ पर भी वह लड़कियाँ लेकर आता था। मैं समझ गई थी कि विपिन के पास इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं थी। पैसों को ही अधिक महत्व देता था। मेरे ऊपर पूरी तरह से मनमर्जी चलाना चाहता था। लेकिन समय के थपेड़ों ने मुझे मजबूत बना दिया था। अब मैं पहले वाली कमजोर कल्पना नहीं थी, बल्कि एक नौकरी पेशा, आत्मविश्वासी औरत थी।
शुक्रवार को वह घर आया था। उसने 2 दिन से मुझसे कोई बात नहीं की थी। रात में मैं बच्चों के रूम में ही सोई थी कि अचानक से अंदर आया और मुझे बिस्तर से उठा लिया। मेरा 11 साल का बेटा जाग ना जाए, इसी डर से मैंने मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकाली, लेकिन अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाती रही। मुझे ले जाकर उसने अपने बिस्तर पर पटक दिया। मैं तेज़ी से उठ खड़ी हुई और बोली, आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर भी मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। रिश्ता भावनाओं से बनता है, मात्र शरीर से नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूँगा। और उसने मुझे ज़ोर से धक्का मारा, मैं गिरते-गिरते बची। मैंने दीवार का सहारा लेकर किसी तरह खुद को बचा लिया। इतने से उसका दिल नहीं भरा, तो मुझे मारने दौड़ा। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़कर मजबूती से कहा, विपिन, मैं कमजोर औरत नहीं हूँ। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। बहुत मजबूत हूँ मैं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक पूरे जीवन मैंने बहुत संघर्ष किया है। तुम मुझे मिटा नहीं पाओगे विपिन, हार जाओगे। मेरे करीब आने और मुझे हाथ लगाने का साहस मत करना। नहीं तो बदले में वही मिलेगा जो मुझे दोगे। वह तो आश्चर्य से मुझे देखता रहा। एक कमजोर सी लड़की आज एक साहसी औरत जो बन गई थी और मैं तेजी से कमरे से बाहर हो गई। दूसरे दिन हमेशा की तरह उसने अपना सामान समेटा और जाने लगा। मैंने देखा कि इस बार उसके पास कुछ ज्यादा सामान है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मकान का किराया वही भर रहा था। एक दिन मकान मालिक आया और उसने कहा, मैडम 3 दिन में हमारा घर खाली कर दीजिए, क्योंकि विपिन सर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। मैंने मकान मालिक से कहा कि प्लीज घर का किराया मैं भर दूंगी, आप हमें रहने दीजिए। लेकिन मकान मालिक ने कहा, नहीं मैडम, हमें घर की मरम्मत करवानी है, आप कहीं और घर देख लीजिए। मेरी बाहर की एक बहुत ही ज़रूरी फ्लाइट थी। बेटी की 10वीं बोर्ड की परीक्षा सर पर थी। बड़ी मुश्किल से भाग-दौड़ करके 3 दिन के अंदर मैंने दूसरा घर किराए पर लिया और बच्चों को लेकर उसमें शिफ्ट हो गई। विपिन मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था और मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। मैं समय निकाल कर अपनी ससुराल पहुँच गई। सास-ससुर से बात किया, उन्होंने बताया कि वो यहाँ भी नहीं आता है और हमसे भी कोई बात नहीं करता। मैं वापस दिल्ली आ गई। मैंने देखा कि मेरी हेल्प के लिए एक लड़की जो इतने दिन से मेरे साथ रहती थी, वह घर छोड़कर जा चुकी है। मैंने उसे भी बहुत फ़ोन लगाया, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। अब मैंने सोचा कि इस आदमी को मैं माफ़ नहीं करूँगी। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं इसे डिवोर्स भी नहीं दूँगी, लेकिन इसे सबक सिखा कर रहूँगी। मैंने विपिन के खिलाफ कई मुकदमे डाल दिए थे। अब मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं बच्चों को अकेला छोड़कर फ्लाइट पर कैसे जाऊं। बच्चे इतने बड़े भी नहीं थे कि उन्हें किसी के भरोसे अकेले छोड़ा जा सके। कुछ दिन तक मैंने छुट्टी ली, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था, क्योंकि मुझे ही अपने बच्चों की परवरिश भी करनी थी, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। बच्चों को छोड़कर मैं ड्यूटी पर भी नहीं जा पा रही थी। हमारी इस परिस्थितियों के कारण मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए। बेटा तो बहुत कुछ बातें समझता था। मैंने देखा कि उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगा। वह लगभग हर टेस्ट में फेल हो रहा था। एक तरफ मेरे बच्चों का भविष्य था और दूसरी तरफ मैं अकेली खड़ी थी। मेरी दीदी ने मुझे एक सलाह दी और मैंने अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए एक मजबूत फैसला लिया। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, उनको ले जाकर मैं अपने सास-ससुर के पास छोड़ आई। अपने मन को मजबूत किया। बेटी को अकेले घर में छोड़कर नौकरी पर नहीं जा सकती थी। अपनी दादी के साथ रहेगी, जो उसे बहुत प्यार करती हैं। तो मैं नौकरी भी करूँगी और बच्चे भी अच्छी तरह से पल जाएँगे। छुट्टियाँ खत्म हो गईं, बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे। मैंने अपने सास-ससुर से कहा कि विपिन को फ़ोन करके उस पे दबाव बनाइए कि वहीं पर बच्चों का एडमिशन कराए। अब मेरे सास-ससुर विपिन से थोड़ा सख्ती से पेश आने लगे। हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे? तुम दोनों पति-पत्नी ने तो बच्चों को छोड़ दिया है। विपिन पर बहुत दबाव बनाया गया, तो उसने बच्चों का एडमिशन वहीं पर एक अच्छे स्कूल में करा दिया।
क्योंकि कोर्ट में उसका पक्ष कमजोर पड़ रहा था। एक पेशी में तो जज ने उसे बहुत डांट लगाई। मैं उसे सजा दिलाने के लिए तैयार थी। जब उसने मेरी सख्ती देखी, तो वह बच्चों से मिलने पापा मम्मी के घर आने लगा। 2 दिन वहाँ रहता था, कभी-कभी बच्चों को घुमाने भी ले जाता और उनकी पसंद की चीज़ ले आता। मैं भी जब छुट्टी पाती तो बच्चों से मिलने जाती, कभी उन्हें अपने पास दिल्ली ले आती और कहीं बाहर भी साथ ले जाती, घुमा-फिरा कर वापस उन्हें दादा-दादी के पास छोड़ देती। मेरे बच्चों ने भी अपनी परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना सीख लिया था, लेकिन मेरी बेटी जो छोटी थी, माँ से दूर होना वह सहन नहीं कर पाई। मैं महसूस करने लग गई कि अब वह बहुत खामोश हो गई है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, बेटी को अपने साथ रखो, नहीं तो उसे खो दोगे। वह डिप्रेशन में जा रही है। अब मेरा बेटा 18 साल का हो गया था और बेटी 13 साल की। मेरे सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन उसका समाधान भी परमात्मा ने निकाल दिया था। बेटे का एडमिशन दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। अब मैंने मम्मी-पापा से बात करके दोनों बच्चों को अपने साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि मेरे फ्लाइट में जाने पर मेड के साथ वह घर में आराम से रह सकते थे। हमारा समय अच्छा बीत रहा था। कुछ समय बाद मेरे ससुर जी का फ़ोन आया कि विपिन बहुत ज़्यादा बीमार है, बचने की कोई आशा नहीं है, अस्पताल में भर्ती है, एक बार उसे मिल जाओ। मेरा मन तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, फिर भी अपने बच्चों को लेकर मैं उन्हें उससे मिलाने चली गई। विपिन को कैंसर हो गया था, वह बहुत कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर ने भी लगभग जवाब दे दिया था। मेरे सास-ससुर बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे। आज उनके इकलौते बेटे की ज़िंदगी दाँव पर लगी थी। उन्होंने मुझसे कहा, "बेटा इसकी गलतियों को माफ़ कर दो, अब यह सुधर गया है। बच्चों की भी परवरिश तो इसने की है। इसे अपने साथ दिल्ली ले जाओ, इसका इलाज कराओ।" मेरा बेटा बहुत समझदार था और उसने मुझसे कहा कि मम्मी, पापा को हम अपने साथ रखेंगे। मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मेरे मन में हाँ है या ना है। खैर मैं उसे दिल्ली ले आई, कैंसर के बहुत बड़े अस्पताल में उसका इलाज शुरू कराया। धीरे-धीरे वह ठीक होने लगा। मेरे बच्चे बहुत ही लगन से उसकी सेवा करते थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वह घर आ गया, तो एक दिन मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठा और कहा, कल्पना मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। यदि तुमने मुझे माफ नहीं किया, तो मेरा ज़मीर भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने उससे कहा, विपिन मुश्किल समय में तुम्हारे माता-पिता ने मेरे बच्चों को सँभाला था। मैंने तो उसी समय तुम्हें माफ कर दिया था। लेकिन इस बात को सपने में भी मत सोचना कि मैं फिर से पहले की तरह तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी। तुम मेरे घर में रह सकते हो, मेरे बच्चों के पिता बनकर। मैं तुम्हारा पूरा खर्च उठाऊँगी, लेकिन हमारे बीच किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होगा। ना तो पत्नी का और ना ही दोस्ती का। वह चुपचाप अपनी वीरान आंखों से मेरे चेहरे की ओर देखता रहा, बोला कुछ नहीं। इसी तरह से मेरी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरे घर में मेरे बच्चे थे, उनके पिता थे और दादा-दादी थे। लेकिन कल्पना आज भी अकेली थी, बिल्कुल अकेली। लेकिन अब तो उसे जीने के लिए किसी के सहारे की भी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वह खुद 5 लोगों का सहारा थी। सच है दोस्तों कि जब तक हम डरते हैं, लोग हमें और डराते हैं। एक बार हिम्मत से डट कर खड़े हो जाओ, दुनिया झुक कर सलाम करेगी। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया करके लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।